मुझे आपातकाल की घोषणा करनी होगी। मेरा पायलट बेहोश हो गया है। मुझे यहाँ ऊपर मदद चाहिए। उस आदमी के माथे से पसीना टपक रहा था। उसने अपना चेहरा अपने परिवार, अपनी पत्नी और 2 किशोर बेटियों की ओर घुमाया और उसने उनसे बस अच्छे की उम्मीद करने को कहा। डग व्हाइट और उनका परिवार एक सुगम उड़ान भरने के बाद बादलों के बीच सुखद चढ़ाई का आनंद ले रहे थे। ये कोई व्यावसायिक उड़ान नहीं थी, बल्कि एक निजी उड़ान थी। व्हाइट के पास किंग एयर है और वो इसे अपनी कंपनी व्हाइट इक्विपमेंट लीजिंग LLC के माध्यम से लीज पर देता है, जो आर्चिबाल्ड, लुइसियाना में स्थित है। वे अपने खुद के विमान के आराम में थे। क्या गलत हो सकता था? अचानक उनके 2 इंजन वाले विमान के पायलट, जो कबुक, पीछे की ओर झुक गए और एक गहरी आवाज निकाली। रिटायर्ड जेट पायलट ने फिर होश खो दिया और उसके कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। हालांकि डग के पास पायलट का लाइसेंस था, लेकिन उन्हें इस आकार के विमान को उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। डर से कांपते ठंडे हाथों के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वो हार नहीं मानने वाले हैं। वो और उनका परिवार जीवित रहेंगे। वो जानते थे कि उनके पास उन सभी को बचाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है, लेकिन कई समस्याएं थीं। पहला, उनका सारा अनुभव सिंगल इंजन सेस्ना 172 में था। दुर्भाग्य से डग के पास बड़े और तेज किंग एयर का अनुभव नहीं था। दूसरा, पिछली बार उन्होंने 18 साल पहले उड़ान भरी थी। और नंबर 3, कोई ऑटो पायलट नहीं था। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से एक था, लेकिन व्हाइट ने उल्लेख किया कि उन्होंने ऑटो पायलट को फिर से सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन इसने विमान को उत्तर की ओर निर्देशित किया, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए जो कबुक ने जैक्सन, मिसिसिपी की उड़ान के लिए निर्धारित किया था। अब कदम उठाने का सही समय था। व्हाइट ने अपनी पत्नी से पायलट को उसकी सीट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहा, इस चिंता में कि वो गिर सकता है और गलती से कुछ कंट्रोल बटन दबा सकता है। अफसोस, तंग जगह ने उनके लिए उस आदमी को बाहर निकालना असंभव बना दिया, इसलिए उन्होंने उसे पट्टियों के साथ वापस सीट पर सुरक्षित कर दिया। हालांकि व्हाइट समझ गए थे कि उन्हें 10,000 फीट पर अपनी चढ़ाई रोकनी थी। उन्होंने देखा कि वे उस ऊंचाई से काफी ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन सेस्ना में वो कभी भी 7,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक नहीं पहुंचे थे। अब ये सब उन हवाई यातायात नियंत्रकों के सटीक और समय पर निर्भर था जिनसे वो जुड़ने में सफल रहे थे। सौभाग्य से वो रेडियो का उपयोग करना अच्छी तरह जानते थे। मुझे बात करने के लिए किंग एयर पायलट की जरूरत है। हवाई यातायात नियंत्रकों में से एक ने कनेक्टिकट में एक दोस्त से संपर्क किया जो किंग एयर को संचालित करने के लिए प्रमाणित था। पायलट ने नियंत्रक को मार्गदर्शन देने के लिए उड़ान चेकलिस्ट, मैनुअल और कॉकपिट आरेखों का सहारा लिया, जिसने फिर व्हाइट को आवश्यक कदम बताए जो जमीन से हजारों फीट ऊपर थे। दोषपूर्ण ऑटो पायलट सेटिंग के कारण डग को विमान को मैनुअल रूप से उड़ाना पड़ा। उन्होंने उतरने का प्रबंधन किया और अंततः दोपहर 2 बजे के कुछ ही समय बाद फोर्ट मायर्स में सुरक्षित रूप से उतरे। डग की कहानी साबित करती है कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे कर ही लेंगे। आप एक विमान उतार सकते हैं, भले ही आपको पता ना हो कि ये कैसे करना है, या भले ही आप अंधे हो। कोई मजाक नहीं है। इतिहास में कोई ऐसा है जिसने अंधे होते हुए भी विमान उतारा था? जिम ओनील एक सेस्ना उड़ा रहे थे। वैसे ये वही विमान है जिसे डग उड़ाना जानते थे, स्कॉटलैंड से दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड तक। उड़ान सुचारू रूप से चल रही थी। विमान बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, जब तक कि बिना किसी चेतावनी के उनकी अकेले की उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद सब कुछ भयानक नहीं हो गया। ओनील कोई बहुत युवा नहीं थे। वो 65 वर्ष के थे और जैसा कि हम में से कुछ के साथ बुढ़ापे में होता है, उन्हें स्ट्रोक आ गया। ये एक भयानक अनुभव है, भले ही आप शहर में कहीं हो और अस्पताल पास ही हो। लेकिन जिम को ये तब हुआ जब वो 5,500 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ा रहे थे। स्ट्रोक शायद ही कभी बिना पता चले आते हैं और इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। उस स्ट्रोक के कारण जिम पूरी तरह से अंधे। शुरुआत में उन्हें लगा कि तेज धूप ने उनकी दृष्टि धुंधली कर दी है, लेकिन जब वो साफ नहीं हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो गंभीर खतरे में हैं, विमान के नियंत्रण पर अकेले। वो डायल तक नहीं देखता। लेकिन घबराहट में ओनील रेडियो ढूंढने में सफल रहे और ग्राउंड कंट्रोल को अपनी आपात स्थिति के बारे में बताया। उनकी संकट की कॉल RAF विंग कमांडर पॉल जेरार्ड को मिली, जिन्होंने अभी पास में ही एक प्रशिक्षण उड़ान पूरी की थी। जेरार्ड ओनील की सहायता के लिए आसमान में पहुंचे और उस अक्षम पायलट के साथ उड़ान भरते हुए उनका मार्गदर्शन किया। जेरार्ड ओनील को निकटतम हवाई पट्टी पर ले गए, जिससे एक और चुनौती सामने आई, सुरक्षित लैंडिंग कैसे सुनिश्चित की जाए। अपनी पहली कोशिश में ओनील ने जमीन छुई, लेकिन फिर वापस हवा में उछल गए।
दूसरी कोशिश का भी वही नतीजा रहा। हालांकि अपनी तीसरी कोशिश में जेरार्ड के निर्देशों के मार्गदर्शन में उन्होंने लगभग दोष रहित लैंडिंग की। पूरी तरह से अंधे होकर विमान उतारने के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए किसी का वही होना जरूरी है। थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं, रुको, नीचे। महत्वपूर्ण अंतिम पहुंच के दौरान रडार होने पर भी आंखों से पुष्टि करना आवश्यक है, इसीलिए दूसरे पायलट का होना अमूल्य था। लैंडिंग के बाद ओनील को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आने लगी। हाँ, आप कभी नहीं जानते कि पायलट के साथ क्या हो सकता है। यही कारण है कि लगभग हर समय 2 पायलट अनिवार्य होते हैं। ये तकनीकी खराबी, स्वास्थ्य संबंधी चिंता, या मान लीजिए यदि पायलटों में से एक को विमान से बाहर खींच लिया जाता है तो सुरक्षा को काफी बढ़ाता है। 10 जून 1990 को बर्मिंघम से मलागा जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान 5390 में सवार यात्रियों को उस भयानक अनुभव का कोई अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। एक नाटकीय घटना में उड़ान के दौरान खिड़की टूटने के बाद पायलट आंशिक रूप से विमान से बाहर निकल गया, जिससे वो 20 घबराहट भरे मिनटों तक खिड़की के फ्रेम से चिपका रहा। अचानक दबाव कम होना जानलेवा हो सकता है, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद कैप्टन टिमोथी लैनकास्टर इस कठिन परीक्षा से बच गए। ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान संख्या 5390 मालादा जाने वाले ब्रिटिश पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय सेवा थी। उस दिन BAC 111 500 विमान ने 81 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी। विमान का इतिहास काफी लंबा था, जो 1971 से सेवा में था और 1988 में ब्रिटिश एयरवेज में शामिल होने से पहले विभिन्न एयरलाइनों द्वारा उड़ाया गया था। 42 वर्षीय कैप्टन टिमोथी लैनकास्टर और 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एलिस्टर एचसन विमान के नियंत्रण पर थे। हजारों घंटों के उड़ान अनुभव के साथ वे इस नियमित उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार थे। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद जब विमान 17,300 फीट की ऊंचाई पर था, बाईं ओर का विंडस्क्रीन एक धमाके के साथ अलग हो गया, जिससे दबाव तेजी से कम हो गया। लैनकास्टर सिर के बल विमान से बाहर की ओर खिंच गए और केवल उनके पैर नियंत्रणों में फंसे होने के कारण वे रुके रहे। जैसे ही विमान तेजी से नीचे आने लगा, केबिन क्रू सदस्य नाइजेल ऑगडन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मदद के लिए दौड़े। एटिसन ने संचार बनाए रखते हुए ऑटो पायलट को संभाला, जो कॉकपिट के भीतर शोर और अफरा तफरी के कारण काफी कठिन था। चालक दल को लैनकास्टर को शारीरिक रूप से पकड़ना पड़ा ताकि उन्हें इंजनों में खिंचने से बचाया जा सके। एचिंसन ने कुशलता से नियंत्रण वापस पाया और साउथहैम्पटन हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी के लिए हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया। हवा में 35 मिनट बिताने के बाद उड़ान संख्या 5390 सुरक्षित रूप से उतर गई। फ्रॉस्ट बाइट और फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोटें आने के बावजूद लैनकास्टर और ऑगडन दोनों ही जीवित बच गए। सौभाग्य से किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं मिली। जांच से पता चला कि रखरखाव की गलतियों के कारण विंडस्क्रीन के बोल्ट गलत तरीके से लगाए गए थे, जिससे दबाव कम हो गया था। जिम्मेदार रखरखाव प्रबंधक की प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई। सबसे अविश्वसनीय परिस्थितियों में लैंडिंग की एक और हैरान कर देने वाली कहानी स्पेन की एक महिला की है। दुख की बात है कि इसका अंत पूरी तरह से सुखद नहीं है। वो और उसके पति, जो कि निर्धारित पायलट थे, एक विमान में सवार थे। अल्ट्रालाइट विमान ने त्रेबुजना से उड़ान भरी थी और उसे सिविल के पास एक छोटे से शहर कोरिया देल रियो में उतरना था। परेशानी का कोई संकेत नहीं था जब अचानक वो व्यक्ति बेहोश हो गया। उसकी पत्नी को विमान उड़ाने का कोई अंदाजा नहीं था। फिर भी भाग्यवश वो हवाई यातायात नियंत्रकों से संपर्क करने में सफल रहीं, जिन्होंने रविवार को उसकी आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश से पहले लगभग 90 मिनट तक लैंडिंग प्रक्रिया में उसका मार्गदर्शन किया। ये सब एक अल्ट्रालाइट दुर्घटना में समाप्त हुआ और महिला इसमें बच गई। हालांकि उसे कई जगह जलने के निशान और खरोंचें आईं। दुर्भाग्य से उसके पति की दुखद रूप से मृत्यु हो गई।